नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका इस एग्रोनॉमी की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास आपको निरंतर जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक अपने सेगमेंट के रूप में मिलती रहेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रूप में। इसमें हम आपको कुल 333 प्रश्न करवाएंगे। एग्रोनॉमी के जो टॉप 333 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनका मास्टर सोल्यूशन के साथ आप तक प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम उपयोगी होंगे, जैसे हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें आएगा। न्यूमेरिकल टाइप भी आएगा, थ्योरेटिकल टाइप भी आएगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे जिन टॉपिक से जैसे प्रश्न रहते हैं। तो एग्रो प्लस सॉयल मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर। तो आपका मान के चलो 18 से 20 नंबर का एग्रोनॉमी आएगा और 15 नंबर का सॉयल साइंस आएगा। दोनों कवर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सॉयल साइंस के भी क्वेश्चन है। जब सॉयल का कोई क्वेश्चन आएगा, उसे टॉपिक रिलेटेड होगा, तो वहां पर डिस्कशन उसका कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब कई बात ये आएगा कि एग्रोनॉमी में डर लग रहा है, क्या करें लास्ट टाइम। तो बस आप क्या करो, हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। ये क्लास रोजाना आपको 8:30 बजे रात को हमारे यूट्यूब चैनल वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे मिलेगी। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करके भी आ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से या ऐप में जो क्विक लिंक दी हुई है आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारत में चावल की खेती में जो क्रांति है वो किसके उपयोग के कारण आई। तो भारत के अंदर जो चावल की खेती में क्रांति लाने का क्या कारण रहा? पहला दे रखा है नोरिन 10, दूसरा है डिजीबुजीन, तीसरा है ओपेक 2 और चौथा है कोई नहीं। तो धान की अगर हम बात करें, क्रांति की अगर बात कर लें, तो सबसे पहले हमारे पास जवाब होना चाहिए ये है क्या? ये नोरिन 10 एक गेहूं की बौनी प्रजाति है। क्या है? ड्वार्फ वैरायटी है। किसकी? वीट की। यहां से क्या निकाला गया? जीन निकाले गए, और इन जीन का एक का नाम था RH1 और दूसरे का नाम था RH2। इन दोनों जीन का जो प्रयोग किया गया, किसके लिए? बौनेपन के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया? बौनेपन के लिए प्रयोग किया गया। अच्छा, ये बौनापन ही हम क्यों लेकर आए? क्या कारण रहा कि हम बौनापन लेकर आए? हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले जो गेहूं होता था बहुत लंबा होता था, जो वेजिटेटिव ग्रोथ में ही सारा न्यूट्रिएंट अपना कंज्यूम कर लेता था, खत्म कर लेता था। बाद में क्या हुआ कि ज्यादातर वेजिटेटिव ग्रोथ होती थी तो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी क्या हो जा रही थी? स्लो पड़ जा रही थी। तो हमने क्या किया, उसकी हाइट को ही रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। RHT का मतलब होता है रिड्यूस हाइट। तो हाइट को रिड्यूस करने वाले जो जीन थे वो RH1 RH2। जब पौधे को बौना कर दिए तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ में अपनी जो न्यूट्रिएंट ले रहा था उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट बच जा रहे थे, जो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज में काम आ रहे थे, जिससे हमारा क्या हुआ? फ्लोरल पार्ट हमारा ज्यादा डेवलप हुआ, जिससे हमारा गेहूं का जो दाना था वो बढ़िया शेड्यूल प्राप्त होने लगा। तो गेहूं में क्रांति का जो कारण बनेगा वो नोरिन 10 बनेगा, जो एक जापानीज वेराइटी थी। कैसी थी? ड्वार्फ वेराइटी, मतलब कि बौनी प्रजाति थी। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि गेहूं में सुपर गेहूं की अवधारणा। कई बार क्वेश्चन आता है सुपर व्हीट। अब सुपर व्हीट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपने एक स्प्लेंडर बाइक देखी होगी जो 100 सीसी की आती है, एक सुपर स्प्लेंडर देखी होगी जो 125 सीसी की आती है। मतलब 25 सीसी ज्यादा है किससे? स्प्लेंडर से। क्यों? क्योंकि नाम है क्या? सुपर स्प्लेंडर। ऐसे ही जो नॉर्मल गेहूं होता है, मान के चलो उसकी 100% यील्ड मिल रही है, तो सुपर गेहूं लगाएंगे तो 20 to 25% यील्ड जो होगी हमारी पर हेक्टेयर इंक्रीज होगी। तो सुपर व्हीट लाने का हमारा उद्देश्य था 20 से 25% उपज को बढ़ाना। कितनी? 20 से लेकर के 25% जो हमारी यील्ड थी वो बढ़ाना था। अवधारणा ये सुपर गेहूं की किसने लाई थी? तो अवधारणा की बात करते सुपर गेहूं की, तो एस नागराजन। एस नागराजन। ठीक है, तो सुपर गेहूं का जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया? नागराजन ने दिया। कई बार पूछा जाता है कि व्हीट की हाइब्रिड वैरायटी तो हाइपोरेक्स 007 होती है। ठीक है, तो ये हमने व्हीट के बारे में बात कर ली। अब आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। एक कठिया गेहूं है। क्या नाम है? काठिया गेहूं, जिसको हम ड्यूरम व्हीट भी के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरम व्हीट जो कि ट्रिटिकम एस्टिबम से पुराना गेहूं है। ठीक है, काठिया गेहूं जिसे ड्यूरम व्हीट बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम जो कि एस्टिबम से पुराना गेहूं है। इस काठिया गेहूं को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है?
जीआई टैग मिला हुआ है। किस क्षेत्र को? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। अब ये बुंदेलखंड क्या होता है? बुंदेलखंड कुल मिला के 13 जिलों का एक क्षेत्र है, जिसमें 7 जिले यूपी के और 6 जिले कहाँ के आते हैं? एमपी के आते हैं। ठीक है, ये भैया थोड़ा पानी यहाँ पर कमी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डीजीबुजीन। ठीक है, तो डीजीबुजीन की बात क्या होती है? तो डीजीबुजीन क्या है? एक बौनी प्रजाति। क्या है? एक बौनी प्रजाति है, बौनी प्रजाति। और ये कहाँ की प्रजाति है? तो ताइवानी वैरायटी थी बौनी प्रजाति, जिससे एक जीन निकाला गया जिसका नाम था, जीन की अगर हम बात कर लें तो एसडी जीन था। एसडी फर्स्ट और एसडी सेकेंड। तो एसडी नाम का जीन निकाला गया। बौनी प्रजाति किसकी थी? धान की। इसका भी कारण क्या रहा कि बौनापन बनाना, धान के अंदर क्या लाना? बौनापन लाना। ठीक है, तो धान की जब बात कर लेते हैं तो हमारा नई क्रांति लाने का कारण क्या रहा? डीजीबुजीन जीन। तो इस प्रश्न का जो जवाब आएगा हमारा, वो डीजीबुजीन आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? डीजीबुजीन। अब बात करते हैं, कई बार यहां पर पूछा जाता है जादुई धान के बारे में। तो जादुई हम आखिर क्या कहते हैं? क्या वो जादू दिखाता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है जादुई धान? जादुई धान का मतलब जब वो धान आया और उसने इतना मूलचूक उत्पादन दिया कि हमारे समाज में एकदम जादू की तरह वो छा गया। उससे पहले जो था लो इल्ड वाली जो वैरायटी हम लोग लगा रहे थे, एकदम हाई इल्ड देके गया। तो विश्व का जादुई धान हम बोलते हैं IR8 को, जो कि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से विकसित हुआ। कौन सा? IR8। भारत का जादुई धान जो था वो कौन सा था? जया। जया जो था वो 1968 में, कब? 1968 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर शास्त्री, इनके द्वारा विकसित किया गया। और किसका क्रॉस कराया गया? तो TN1, जिसको टैचंग नेटिव 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TN1 और T141। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा पद्मा का, वो भी किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी। तो भारत का जादुई धान किसे बोलेंगे? जया को। हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो गेहूं और धान, दो फसलें ज्यादातर डोमिनेंट रही हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में। मगर इन दोनों में अगर आपसे क्लियर करा ले कि कौन ज्यादा, तो व्हीट का। अब व्हीट में अगर हम बात करें तो हरित क्रांति जो हमारे यहाँ आई थी, उसका जो पर्पस था वो 5 मुख्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। परंतु वो लिमिटेड रह गई किसमें? 2 ही क्रॉप में, गेहूं और धान में। उसके बाद ओपेक 2 की जब बात करते हैं, ओपेक 2 क्या होता है? एक जीन होता है जो क्या बनाता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्यों क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया? लाइसिन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्वालिटी प्रोटीन मेज की ओर देखे और क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है उसको विकसित किए। कई सारी वेराइटियां हमने बनाई, प्रोटीना, शक्ति, रतन, ये सब कैसी थी? क्वालिटी प्रोटीन मेज थी, जिसमें हम उच्च क्वालिटी डेवलप कर रहे थे। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर जो हुआ वो क्या है? डीजीबुजीन। ठीक है, क्या है? डीजीबुजीन। तो चावल की खेती में अमूलचूक परिवर्तन लाने वाला जीन कौन सा था? डीजीबुजीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहना ताकि बच्चे अधिक से अधिक क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन की गुणवत्ता रखने वाली मक्का की किस्म क्या है? लाइसिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? किसका निर्माण करते हैं? अमीनो अम्ल से क्या होता है? अगर हम बात करें तो अमीनो अम्ल किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब प्रोटीन की फैक्ट्री की अगर बात कर लें कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। क्या होती है? राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर आपके mRNA, tRNA, sRNA, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा RNA है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। ठीक है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अमीनो अम्ल कौन सा हमने बताया? लाइसिन। क्या बताया? लाइसिन की हमने बात की अमीनो अम्ल।
तो लाइसिन की उच्च गुणवत्ता वाली रखने वाली मक्का की कौन सी वैरायटी है? तो मक्का की वैरायटियों की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी की सारी वैरायटी जो किसकी हैं? संकुल मक्का की। किसकी हैं? संकुल मक्का की जो वैरायटी है। अब संकुल मक्का से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बीज दर। किसकी बात आ जाती है? बीज दर तो कितना होता है? 18 से लेकर के 20 केजी जो होता है वो संकुल मक्का का सीड रेट होता है। कई बार पूछा गया। अब संकर मक्का की अगर हम बात कर लें, संकर मक्का, तो संकर मक्का का कितना होता है? 20 से लेकर के 25 केजी पर हेक्टेयर। ये किसका होता है? संकर मक्का का सीड रेट होता है। कई बार पूछा गया संकुल मक्का का और संकर मक्का का। अब संकर मक्का की बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं? मक्का कैसा है? एक मोनोसियस प्लांट होता है। तो अब यहां पर उत्तर हमारा क्या हो गया? तो शक्ति जो वैरायटी है, क्या है? शक्ति जो वैरायटी है जो कैसी है? हाई क्वालिटी प्रोटीन वाली वैरायटी है जिसमें लाइसिन की उच्च गुणवत्ता देखने को मिलती है। अब बात आती है, एक अमीनो अम्ल और होता है जिसका नाम होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन कैसा होता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। कैसा होता है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड 3 होते हैं, SMS। क्या नाम होता है? सिस्टीन, मिथियोनिन और आपका क्या होता है? सिस्टाइन। तो इसको याद कैसे करोगे? SMS। आप याद कर लोगे कैसे? SMS तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, मिथियोनिन की अधिकता कहां पर मिलेगी आपको? तो मिथियोनिन कहां पर पाया जाएगा? अनाज में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, किसमें ज्यादा पाया जाएगा? अनाज में ज्यादा पाया जाएगा। तो अब हमने मक्का की बात कर ली कि मक्का से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पेपर में आ जा रहे हैं वो इस वैरायटी को लेकर हमने इतना सारा मामला बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रोटीना हाई स्टार्च किस फसल की वैरायटी है? तो प्रोटीना और हाई स्टार्च किसकी वैरायटी है? तो मक्का की वैरायटी है। अब मक्का की वैरायटी को लेकर अगर बात आ जाए तो आप कुछ वैरायटियां याद रखोगे, जैसे एक का नाम है मिनी गार्ड, दूसरे का नाम है लक्ष्मी और तीसरे का नाम है शरदमणि। उसके बाद माही, धवल, ये ड्राई फार्मिंग के लिए भी अच्छा होता है, और माही, कंचन, ये दोनों वैरायटी राजस्थान की हैं। माही धवल और माही कंचन ये भी किसकी हैं? मक्के की ही वैरायटी हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रकाश और पार्वती, प्रकाश और पार्वती ये किसकी वैरायटी हैं? तो प्रकाश और पार्वती जो हैं वो बेबी कॉर्न मक्के की वैरायटी है। किसकी हैं? बेबी कॉर्न मक्के की वैरायटी है। एक मक्का के केस में हम आपको अच्छी बात बताते हैं, सीजन चल रहा है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। मक्के का भुट्टा कुछ इस प्रकार से होगा और उस भुट्टे में दानों की लाइनें होती हैं, आप उनको देखना। दानों की जो लाइनें होंगी हमेशा सम संख्या में होंगी। किसमें होंगी? सम संख्या में। आप गिन के देखना, या तो 12 लाइनें पड़ी होंगी, या 14 होंगी, या 16 होंगी, या 18 होंगी, या 20 होंगी। आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो प्रकाश और पार्वती किसकी हैं? बेबी कॉर्न मक्के की वैरायटी है। प्रिया, माधुरी, सुगरी 75 ये वैरायटी किसकी हैं? स्वीट कॉर्न मक्के की वैरायटी है। किसकी हैं? स्वीट कॉर्न मक्के की वैरायटी है। ठीक, तो कुछ वैरायटियां ऐसी थी मक्के की जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने में सर्वाधिक पानी किस फसल को लगता है? तो अब इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने में सर्वाधिक पानी जो लगेगा, किसको लगेगा? धान को लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं इकाई शुष्क पदार्थ, यूनिट ड्राई मैटर। इकाई शुष्क पदार्थ की अगर हम बात करें अपन, तो मुख्यतः जो फसलें होंगी, जो मुख्यतः फसलें होंगी वो कितना पानी लेंगी? 450 से लेकर के 500 लीटर, 500 लीटर जो है पानी की खपत करेंगी। कितना? इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए कितना पानी लेंगी? 450 से लेकर के 500 लीटर पानी लेंगी। परंतु धान की अगर हम बात कर लें, तो धान की अगर हम बात करेंगे तो कितना पानी लेगा ये? 5000 से लेकर के
5500 लीटर जो पानी है वो खपत करता है धान का पौधा। कितना? 5000 से लेकर 5500 लीटर पानी 1 किलोग्राम ड्राई मैटर प्रोडक्शन करने में ये खत्म कर देता है। अब बात करते हैं हम कि कई बार क्वेश्चन आता है वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता। तो जल उपयोग दक्षता की बात आती है कि कौन सी फसल सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता वाली होती है। तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो कौन सी फसल ऐसी है जिसकी सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता है? तो फसल कौन सी है? रागी। कौन सी है? रागी। रागी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो रागी को हम मंडुआ भी कहते हैं। नाम क्या होता है? एल्यूसियान कोरकाना इसका नाम होता है। सबसे कम या न्यूनतम वाटर यूज इफिशियंसी किसकी होती है? तो चावल की होती है। किसकी होती है? चावल की होती है। आपको पता चल गया। अब वाटर यूज इफिशियंसी दो प्रकार की होती है। जब आप क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी की बात करोगे, एक आता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, एक होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। तो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का फार्मूला देखोगे तो वाटर यूज इफिशियंसी बराबर Y/ET, मतलब जितना इल्ड हो रहा है उस इल्ड के समय वो कितना पानी इवेपोट्रांसपायरेट कर रहा है, वो होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। एक होता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, इसको भी ध्यान देंगे। फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, इसका फार्मूला होता है वाटर यूज इफिशियंसी बराबर आपका क्या हो जाएगा? इल्ड अपान WR, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट, कितना पानी का रिक्वायरमेंट होगा, ये हमारा फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी या सॉइल वाटर यूज इफिशियंसी होता है। इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर ऑफ वाटर। अगर इसकी हम यूनिट की बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या होती है वाटर यूज इफिशियंसी की, वाटर यूज इफिशियंसी की, तो केजी पर हेक्टेयर मिलीमीटर ऑफ वाटर। आपको सिर्फ इतना भी मिल सकता है कि केजी पर हेक्टेयर मिल सकता है सिर्फ, या केजी पर मिलीमीटर ऑफ वाटर भी मिल सकता है, परंतु आप पूरी यूनिट अब याद रखोगे तो केजी हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर ऑफ वाटर। ये क्या होता है? वाटर यूज इफिशियंसी का एक फार्मूला होता है जल उपयोग दक्षता का। ठीक है, जल उपयोग दक्षता होता क्या है कि जितना पानी दिया गया उसमें से अधिकतम पानी अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए कौन सी फसल उपयोग करती है, कौन सी एग्जॉस्ट कर देती है। अच्छा, धान की फसल के लिए अगर पूछा जाए तो धान में सिंचाई जो होती है वो मुख्यतः कौन सी विधि से की जाती है? तो सिंचाई की जाती है बाढ़कृत विधि। कौन सी? बाढ़कृत, जिसे ही उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। उत्प्लावन विधि भी कहते हैं, या इसे अपवाह विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो फ्लड इरिगेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे? फ्लड इरिगेशन मेथड, जिसमें पानी एकदम रैंडम बहता हुआ जाता है, जिसकी वाटर यूज इफिशियंसी सबसे कम होती है। वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें तो इस सिंचाई विधि की सबसे कम होती है, वहीं अपनाई जाती है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या था हमारा? पैडी था। कि इकाई सूक्ष्म पदार्थ पैदा करने में सबसे ज्यादा पानी कौन लेगा? तो धान लेगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन थोड़े हो सकता है सरल लगे, परंतु इनसे जो रिलेटेड जो डेटा है वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन मीटर द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? मृदा नमी, मृदा पृष्ठ तनाव, मृदा गठन और कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन मीटर की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन मीटर से हम क्या मापेंगे? मृदा की नमी को मापेंगे। किसको मापेंगे? मृदा की नमी को मापेंगे। अब यहां से थोड़ा सा हम देखेंगे कि मामला न्यूट्रॉन मीटर वाला क्या कह रहा है। तो नमी को मापने की दो विधियां हम पहले प्रयोग करते हैं। एक का नाम होता है भारात्मक विधि। क्या बोलेंगे इसको? भारात्मक विधि, और जिसको ग्रेविमेट्रिक मेथड बोलते हैं। और एक होता है आयतनात्मक विधि। आयतनात्मक विधि। दो विधियां हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं नमी को मापने की। अब सीधी सी बात है, मृदा नमी को मापने की दो विधियां। तो भारात्मक विधि को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। इसको कई बार पूछा जाता है कि इसे हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, इसे हम डिस्ट्रक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिस्ट्रक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इसे हम इवेल्युएशन मेथड के नाम से जानते हैं। इवेल्युएशन ऑफ अदर मेथड, अन्य विधियों का मूल्यांकन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट या आपका भारात्मक विधि जो आएगा उसका क्वेश्चन क्या रहेगा कि हम इसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में जानते हैं, हम इसे अन्य विधियों की मूल्यांकन विधि के रूप में जानते हैं,
हम इसे डिस्ट्रक्टिव विधि के रूप में भी जानते हैं। अब भारात्मक विधि से क्वेश्चन आता है जो, तो कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल रहता है कि नमी परसेंटेज बराबर क्या होगा, गीली मिट्टी का भार, गीली मिट्टी का भार, ये सब ग्राम में बात करेंगे, माइनस शुष्क मिट्टी का भार। अब शुष्क मिट्टी कहाँ शुष्क करेंगे, ओवन में करेंगे। कहाँ करेंगे, ओवन में करेंगे। उस ओवन में करेंगे जिस ओवन का तापमान 105 डिग्री प्लस माइनस 5 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गीली मिट्टी का भार माइनस सूखी मिट्टी का भार। बच्चा कहाँ क्वेश्चन गलत करता है, नीचे भी गीली मिट्टी लिख देता है परंतु नीचे क्या लिखा जाएगा, सूखी मिट्टी का भार। सूखी मिट्टी का भार, ये होता है भारात्मक विधि का नमी का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। इस पर आता है न्यूमेरिकल। कैसा आएगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल की जब बात करते हैं तो किसी एक मिट्टी के नमूने का जो गीली मिट्टी का भार होगा वो 200 ग्राम होगा, सूखी मिट्टी का भार 160 होगा। तो उस मिट्टी में नमी का परसेंटेज ज्ञात करो, तो क्या करोगे, गीली मिट्टी का भार 200 था माइनस सूखी मिट्टी का भार 160 था बटे शुष्क मिट्टी का मतलब 160, तो 200 माइनस 160, ऊपर बचा 40 नीचे 160, 40 से 160 काटोगे तो 1/40 आ जाएगा। फिर 40 को 100 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना, 25% आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो नमी 40 4 आएगा नीचे, 40/160 होगा तो 4 आएगा नीचे, 4 से 100 को काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, 25। मान लो इस पर कोई न्यूमेरिकल आपको लगाना हो, तो गीली मिट्टी का 200, सूखी मिट्टी का 160, नीचे 160, तो 200 माइनस 160 40/160, तो 40 160 को काटोगे तो 1/4, 1/4 से 100 को काट दोगे तो 25%। तो नमी कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। हो सकता है इसमें नमी दे दे आपसे, इनमें से कोई कुछ पूछ ले तो आपको ये जवाब आना चाहिए। अब जब इसी का आयतनात्मक विधि का जब यही फार्मूला हम लिखेंगे, आयतनात्मक विधि का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, नमी प्रतिशत बराबर क्या हम लिखेंगे, गीली मिट्टी माइनस सूखी मिट्टी अपान सूखी मिट्टी। अब आप कहोगे अब तो अब एक ही जैसा लिख रहे हो सर, अंतर क्या बचा, इनटू 100, इसमें और इनटू लग जाता है एक जिसका नाम होता है वल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, वल्क डेंसिटी। सबसे ज्यादा वल्क डेंसिटी किसकी होती है, सैंडी सॉइल की होती है 1.6, सबसे कम किसकी होती है, क्ले की होती है 1.1, एक लोमी सॉइल दोमट जिसका होता है 1.3, या सामान्य मिट्टी की बात करते हैं उसमें भी कितना होता है 1.33 होता है वल्क डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो न्यूट्रॉन प्रोब था वो तो हमारा उत्तर आ गया मृदा नमी। एक क्वेश्चन आता है टेंसियोमीटर, क्या आता है, टेंसियोमीटर से क्वेश्चन आ जाता है। तो टेंसियोमीटर के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं टेंसियोमीटर से। टेंसियोमीटर, इसी का दूसरा नाम होता है ईरोमीटर। ईरोमीटर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इरिगेशन का निर्धारण करता है, इसलिए हम इसको ईरोमीटर के नाम से जानते हैं। अब शॉर्ट में हम बहुत बात करेंगे कि टेंसियोमीटर से कई कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये 0 से लेकर के 0.85 वार तक क्या करेगा, ये संवेदनशीलता होगी इसके अंदर, मतलब ये कार्य करने में माहिर होगा। 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर सॉयल में क्या होगा, ये सक्रिय होगा। तो मिट्टी की 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर गहराई तक ये काम करेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये क्ले मिट्टी जो होती है, क्ले मृदा, उसके लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। तो किसके लिए सुटेबल होता है, बालू मृदा के लिए क्या होता है, ये सुटेबल होता है। क्या ज्ञात करता है, तो मृदा नमी ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है, मृदा नमी ज्ञात करेगा और मृदा पृष्ठ तनाव भी ज्ञात करता है, ठीक है। तो टेंसियोमीटर से क्वेश्चन यहाँ तक आ गया हमारा। आगे हम बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर, कुछ अगले क्वेश्चन पे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लास को जबरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करते रहेंगे ताकि हर बच्चा यहाँ से जुड़ सके। अब बात आती है लाल मिट्टी के बारे में बात कर लिया, तो सर लाल मिट्टी का ऑर्डर कौन सा होगा, एल्फी सॉल्स, वर्टी सॉल्स, मोली सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स, ये सब बातें हो रही हैं हमारी। तो लाल मिट्टी का जो गण कौन सा होता है,
एल्फी होता है। कितना, कौन सा होता है? एल्फी होता है। अब मिट्टी के गण की बात करें, मृदा गण की बात करें, तो मृदा गण कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम का कहने का मतलब 12वां कौन सा है? तो जेली सॉल्स। कौन सा है? जेली सॉल्स है नवीनतम मिट्टी का गण। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है? तो जेली सॉल्स है। अब बात करते हैं अपने रेड सॉइल की, लाल मिट्टी की बात करेंगे। रेड सॉइल, सबसे पहला पॉइंट, रेड सॉइल का पैतृक पदार्थ क्या होता है? कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि ये मिट्टी किससे बनी होती है? तो ग्रेनाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेनाइट से बनी होती है। और कहा जाता है कि ग्रेनाइट क्या है? तो आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान ऐसी चट्टान जो प्राथमिक चट्टान के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? प्राथमिक चट्टान के रूप में। मूल चट्टान कहते हैं। इसमें परतें नहीं होती हैं। परतें ना होने के कारण इसमें जीवाश्म भी नहीं होता है। ठीक है। और ये कठोर चट्टान के रूप में जानी जाती हैं। पातालिक और ज्वालामुखी दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, वोल्केनिक और आपकी प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। उसके बाद जो लावा ठंडा होकर अंदर ही जम जाता है उनको प्लूटोनिक कहते हैं, और जो लावा बाहर आ जाता है उनको हम वोल्केनिक कहते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिलिका और एल्युमिना के आधार पर ग्रेनाइट चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अम्लीय, भास्मिक और उदासीन। ठीक है। तो मध्यम अम्लीय जिनको बोलते हैं, ये ग्रेनाइट पदार्थ से बना है, ग्रेनाइट चट्टान से बना है, इसलिए अम्लीय मिट्टी होती है। कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि लाल रंग साहब किसके कारण आएगा? तो लाल रंग इसका आएगा हेमेटाइट। किसकी वजह से आएगा? हेमेटाइट की वजह से आएगा। एरिया की अगर हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ है? तमिलनाडु। तो ध्यान देना, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। लाल मिट्टी की एक और विशेषता होती है कि इस मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या होता है? एक आपका परत टाइप की पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पपड़ी टाइप की पाई जाती है। तो आप एक पॉइंट और लिख लेना, इसकी एक विशेषता होती है, जो इसकी ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, क्या होती है? ऊपरी सतह जो होती है उस पर क्या होती है? पतली परत पाई जाती है। पतली पपड़ी नुमा परत। क्या पाया जाएगा? पतली पपड़ी नुमा परत पाई जाएगी। तो ये लाल मिट्टी के केस में हमने इतनी सारी बातें आपको बता दी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले कुछ पॉइंट्स पर। बेमेल को अलग करिए कि बेमेल की बात कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो हमारा बेमेल है। अब बात करते हैं बेमेल कौन सा है। राष्ट्रीय बीज निगम 1963, ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली। यहां बात समझ में आ गई। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 क्या हुआ? पारित हुआ। क्या हुआ? पारित हुआ। यही अगर बात करें बीज अधिनियम, नेशनल सीड एक्ट, नेशनल सीड एक्ट लागू कब हुआ? तो लागू की बात करेंगे तो 1969। ठीक है। लागू कब हुआ? 1969 में ये लागू हुआ। तो यहां पर तो बीज अधिनियम पूछा 1966, सही मार दिया हमने। एक मार्क की बात कह रहा 1945, ये गलत है। एक मार्क फिर बना कब? 1937 में बना। कब बना? 1937 में बना। अब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, एफसीओ जिसको बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कब बना? 1957 में बना। ठीक बात है। तो यहां पर एगमार्क की बात हम लोग कर लेते हैं। एगमार्क क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एगमार्क का जो मुख्यालय की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है? नागपुर। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। अब अगर बात करें यूपी में एगमार्क कहाँ है,
तो अपना जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, इसमें एक मार्ग की अगर बात कर लें तो नागपुर की तहत ही थोड़ा जाना जाने वाला जो है उसका नाम है कानपुर। क्या है? कानपुर। और दोनों चेहरे के ही भाग हैं, नागपुर को नागपुर कह लो थोड़ी देर के लिए, तो नागपुर ये है, कानपुर ये है, तो पास पास ही है। तो यूपी में अगर बात करें एगमार्क के बारे में तो हमारा कहाँ पड़ता है? कानपुर में एगमार्क का जो हमारा ऑफिस है। और इंडिया की बात करेंगे एगमार्क का तो हमारा क्या होगा? 1937। एक होता है डीएमआई, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, जो कहाँ है? फरीदाबाद में, वो भी 1937 में ही बना था डीएमआई। तो आप एक बार इधर लिख लेना डीएमआई के बारे में। डीएमआई ये भी आपका 1937 में बना था। कहाँ है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? एचआर हरियाणा में पड़ता है। इसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये इसका आपका आ जाता है डीएमआई। ठीक है, कई बार तो एगमार्क और डीएमआई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एगमार्क क्या करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे अपना मार्क दे देता है। जैसे आपने कच्ची घानी सरसों का तेल बैलकोलू वाला देखा हो, उस पर एगमार्क का मोहर लगा रहता है। ठीक, एक हल चलाता हुआ किसान होता है, हरे रंग का वो एक सिंबल बना होता है बूंद टाइप का, तो वो होता है एगमार्क का लोगो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो घोषणा कौन करेगा? CCEEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। आपका CACP के बारे में बात करेगा। तो अब क्या आएगा? MSP के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं यहाँ पर ओवरव्यू, क्योंकि बच्चों से MSP के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो MSP की बात करते हैं, क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम MSP कब जारी की गई? फर्स्ट टाइम MSP की शुरुआत, तो फर्स्ट टाइम MSP की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1974। कब से शुरू हुई? 1974 से MSP मिलना शुरू हुई। MSP वर्तमान में कितनी फसलों पे दी जा रही है? तो जरा गौर करेंगे। MSP पे बात करेंगे, क्रॉप्स की बात करेंगे तो क्रॉप्स में बात आ जाएगी 22 + 1। एक क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना है, जिस पर क्या जारी किया जाता है? FRP, जो कि राज्य सरकार और जो सहकारी समितियां होती हैं इनकी सहमति से क्या होता है? FRP जारी किया जाता है। FRP वर्तमान में कितना है? 355 रुपया प्रति क्विंटल। 355 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से FRP जारी की जाती है। बाकी MSP कितनी फसलों पे दिया जा रहा है हमने आपको बता दिया। अब बात करता है MSP की सिफारिश। MSP की सिफारिश, सिफारिश का मतलब होता है रिकमेंडेशन। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान देना, रिकमेंडेशन। तो MSP रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? भारत सरकार से कौन कहता है कि भैया किसानों को एक खुदरा हुआ मूल्य, एक उचित मूल्य दे दिया जाए? तो MSP की सिफारिश करता है CACP। CACP जिसका मान फुल फॉर्म होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या नाम होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका नाम होता है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इसका नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। अब CACP की बात करते हैं तो CACP बना कब? 1985 में बना। कहाँ है इसका मेन? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका चेयरपर्सन की अगर बात करें कि वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर विजयपाल शर्मा इसके चेयरमैन हैं। डॉक्टर विजयपाल शर्मा क्या है? इसके चेयरमैन है। अब MSP से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा कुल मिला के। अब CACP की बात करते हैं, CACP किसकी जगह पे बना? तो CACP जो है इसका बदला हुआ रूप होता है। इसका पुराना रूप जो अगर बात करें CACP का, कि पुराना रूप इसका क्या था? तो पुराना रूप था APC, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन।
तो एपीसी था इसका पुराना रूप। तो इसका जो गठन हुआ था एपीसी का, वो हुआ था 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। यहां तक बात कर लिए हम लोग एमएसपी के बारे में। अब बात करते हैं एमएसपी की घोषणा या एमएसपी का जारीकर्ता। तो घोषणा या जारीकर्ता कौन करता है? तो CCEA, इसका पूरा नाम क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। या तो ये मिलेगा या तो आपको मिलेगा भारत सरकार मिलेगा। क्या मिलेगा? भारत सरकार। ठीक है। 7 अनाज वाली, 7 तिलहन, 5 दलहन, 7 7 14 5 19 और 4 कॉमर्शियल पर एमएसपी दी जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान देना, एमएसपी की बात अगर कर लें तो एमएसपी के बारे में बात कर लेंगे तो अनाज, तो अनाज वाली कितनी फसलें हैं? 7। दाल वाली कितनी हैं? 5। तिलहन कितनी हैं? 7। वाणिज्यिक कितनी हैं? तो वाणिज्यिक हैं 3 + 1। एक क्या है? गन्ना। तो वाणिज्यिक हैं 3 + 1। ये तो हमने बता दिया कि फसलें। अब बात करते हैं एमएसपी की गणना। एमएसपी की गणना, तो एमएसपी की गणना की अगर हम बात करेंगे तो एमएसपी की गणना जो होती है 3 विधियों से होती है। एक तो होता है A2 मेथड, A2 मेथड। एक होता है A2 + FL मेथड, A2 + FL मेथड। वर्तमान एमएसपी इसी पर दी जाती है। वर्तमान एमएसपी की दर जो है इसी पर दी जा रही है। और तीसरा जो है उसका मतलब क्या होता है? C2 मेथड। अब इन दोनों के, तीनों के बारे में जान लेते हैं। A2 मेथड में होता है कि जब हम फसल उत्पादन करेंगे उसकी लागत को ही यहाँ पर जोड़ा जाएगा और एमएसपी दी जाएगी। उसके बाद A2 और FL का मतलब होता है फसल उत्पादन करने में जो लागत हमारी लगी है उसके साथ हम लोग कितना खेती में इंगेज रहे, हम लोगों की मजदूरी भी जोड़ी जाएगी, तो वो A2 FL मेथड हो जाएगा, जिसमें हम वर्तमान में एमएसपी इसी रेट पे पा रहे थे। अभी हमारे भारतीय किसानों ने आंदोलन किया था एक सरकार के खिलाफ, तो वो C2 मेथड को लेकर आंदोलन किया था, जिन्होंने 12 मांग अपनी की थी। C2 मेथड क्या था कि MS स्वामीनाथन मेथड इसको बताया जाता है कि इसमें आपका A2 भी रहेगा, A2 FL वाली भी कहानी भी रहेंगी। ये दो तो रहेगा ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, फैमिली का हमारा लेबर जो वर्किंग है वो भी रहेगा। उसके साथ साथ जिस भूमि पर हम क्रॉप को ग्रो करेंगे उस लैंड का रेंट भी हमारा जोड़ा जाएगा। तो जब ये जोड़ा जाने लगेगा तो एमएसपी की रेट एकदम से उछाल मार देगी। तो जाहिर सी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? तो CCEA। भैया ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों में घोषणा की बात करेगा तो CACP दे देता है। ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कई सारी किताबों में आपको उल्टा सीधा देखने को मिलेगा, परंतु आप यहां से देखकर अपना सही जवाब ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ढैचे से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है? तो आप यहां पर ढैचे की बात करेंगे। ढैचा, ढैचा क्या है? एक रेसे वाली फसल है। क्या है? एक रेसे वाली फसल है, स्टेम फाइबर है। ढैचा एक क्या है? हरी खाद है। और कहां के लिए सबसे सर्वोत्तम खाद है? यूपी के लिए। यूपी के लिए सर्वोत्तम खाद कौन सी मानी जाती है? ढैंचा मानी जाती है। धान के लिए सर्वोत्तम कौन मानी जाती है? ढैंचा मानी जाती है। लिखते चले जाओ, धान के लिए सर्वोत्तम जलमग्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी कौन सी? ढैंचा। जलमग्न क्षेत्रों के लिए
उपयोगी ढैंचा नई सुधारी गई भूमि के लिए, जैसे हाल फिलहाल में नई कोई मिट्टी सुधारी गई हो, उसमें अगर हरी खाद बोना चाहें तो किसको बोएंगे? ढैंचा को। तो नई सुधारी गई भूमि के लिए उपयोगी। ये सारी चीजें हम आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ा चुके हैं, जब ग्रीन मैन्योर पढ़ाए थे वहां पर सारी बातें हम आपको बता दिए थे। तो ढैंचा के बारे में बात कर लिए इतनी सारी। अब ढैंचा क्या होता है? प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है। सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है कौन सा? ढैंचा। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बायोमास। दूसरा, सबसे तेज गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे तेज गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करेगा? ढैंचा करेगा। सबसे तेज गति से स्थिरीकरण आपका ढैंचा। अब ढैंचा जो होता है कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर एक्युमुलेट करता है? 68 से लेकर 75। एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी हमारी 75 केजी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 75 केजी आ जाएगी। ढैंचे की एक स्पीसीज होती है सेस्वेनिया रोस्ट्राटा। क्या नाम होता है? सेस्वेनिया। सामान्य ढैंचे का नाम होता है सेस्वेनिया एकुलाटा, परंतु ये क्या होता है? ये सेस्वेनिया रोस्ट्राटा। तो सेस्वेनिया रोस्ट्राटा क्या होता है? इसके रूट और आपका स्टेम, रूट और स्टेम दोनों जगह क्या पाए जाते हैं? नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट और स्टेम दोनों जगह नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मोस्टली हमारा जो भी होता है उनके रूट्स में ही नोड्यूल्स होते हैं, स्टेम में नोड्यूल्स नहीं होते हैं। परंतु ये एक ऐसी स्पीसीज है ढैंचे की जिसमें रूट नोड्यूल्स और स्टेम नोड्यूल्स दोनों जगह पाई जाती है, मतलब जड़ ग्रंथियां दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक प्रोटीन का परसेंटेज की अगर बात करते हैं अपन, तो हारेकिस हाइपोजिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो 26% होती है। कितनी? 26%। ब्रेसिका कंपेस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑयल परसेंटेज की अगर हम बात कर लें, तो ऑयल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा 37 से लेकर क्या 49% तक ऑयल होता है। किसमें? मस्टर्ड में। एक चीज ध्यान देंगे, सर्वाधिक ऑयल किसके वैरायटी में होता है? तो K88 एक वैरायटी है K88 जिसमें सर्वाधिक ऑयल होता है। क्या होता है? सर्वाधिक ऑयल होता है। कितना? 48% इसमें ऑयल पाया जाता है K88। और ये वैरायटी कहां से निकाली गई है? CSA से वैरायटी निकाली गई है, चंद्रशेखर आजाद। CSA कानपुर से वैरायटी निकाली गई है, जिसको पत्थर कॉलेज भी कहते हैं। 1906 में जब देश में 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे उनमें से एक ये भी था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। साइसर एराइटिनम में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 21.1% होती है। कितनी? 21.1% होती है। ग्लाइसिन मैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तेल की मात्रा जो होती है वो 20 से लेकर के 22 होती है। और प्रोटीन की जो बात करेंगे इसका ठीक डबल होता है। प्रोटीन कितना होता है? 40 से लेकर के 42% होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स के केस में हमारा उत्तर 40 से 42 हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रोटीन आपको यहीं से देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? तो दीमक के नियंत्रण में कौन सा कीटनाशक का दवा का प्रयोग करेंगे? क्लोरपाइरीफास का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरपाइरीफास का प्रयोग हम कर लेंगे। तो दीमक की बात करते हैं, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं टर्माइट। क्या बोलते हैं? टर्माइट। इसी को हम बोलते हैं व्हाइट आंट, सफेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। नाम क्या होता है इसका? साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो दीमक का जो साइंटिफिक नेम होता है, क्या नाम होता है? ओडेंटोटर्मेस ओविसस। ओडेंटोटर्मेस ओविसस इसका नाम होता है। किसका? दीमक का। अब दीमक का अगर बोला जाता है तो दीमक का जो ऑर्डर होता है क्या होता है? आइसोप्टेरा। क्या होता है? आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा का मतलब होता है इक्वल विंग, मतलब एक समान पंख। अब इक्वल क्या होता है? फोर विंग, हैंड विंग। अगले पंख पिछले पंख की जो डायमीटर होगा वो समान होगा आइसोप्टेरा ऑर्डर में जो आएगा।
दूसरी बात करते हैं कि दीमक एक क्या है, सोशल इंसेक्ट। कैसा है? सोशल इंसेक्ट है दीमक। सोशल इंसेक्ट का बोले तो सामाजिक प्राणी है दीमक। ठीक है, दीमक का जो कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो दीमक का अगर नुकसान पूछ ले तो दीमक किसमें नुकसान पहुंचाता है? गेहूं, गन्ना और मक्का। अगर पूछ लें कि नुकसान किस क्षेत्र में पहुंचाता है, तो शुष्क क्षेत्र में दीमक का नुकसान ज्यादा होता है। शुष्क क्षेत्र में दीमक ज्यादा डोमिनेंट करता है। कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है? गेहूं, गन्ना, मक्का को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दीमक का घर क्या कहलाता है, तो दीमक का जो घर होता है वो टर्मेटोरियम। क्या कहलाता है? टर्मेटोरियम कहलाता है। दीमक की आंत होती है, आंत, इसमें क्या पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, जो क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। ट्राइकोनिम्फा क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। इसी कारण ये क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन। तो सेल्यूलोज का पाचन दीमक किस वजह से कर लेता है? आपका ट्राइकोनिम्फा इसकी आंत में पाया जाता है, इस वजह से ये इसका पाचन कर लेता है। दूसरी बात, दीमक जो होता है ये कैसा होता है? इसमें अपूर्ण कायांतरण होगा या पूर्ण कायांतरण होगा? कैसा होगा? अपूर्ण कायांतरण होगा, मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, अपूर्ण कायांतरण होगा। तो दीमक के अंदर कायांतरण कैसा होगा? अपूर्ण कायांतरण होगा। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अंडा होगा, अंडे के बाद इमेच्योर लार्वा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? निम्फ। और निम्फ के बाद सीधा क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो अंडा हुआ, इमेच्योर लार्वा हुआ, एडल्ट हुआ। यहाँ पर परफेक्ट जो प्यूपा स्टेज होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो दीमक के बारे में इतनी सारी कहानी बता दी है। अब दीमक का कंट्रोल अगर हमको करना है तो दीमक का सर कंट्रोल कैसे करेंगे? एक तो दीमक का बचाव अगर हमको करना है तो खेत में कच्चा गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीमक क्या करता है? कच्चा गोबर की ओर आता है। तो दीमक का अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहला क्या हमें अपनाना चाहिए? हमको इरिगेशन कर देना चाहिए। क्या करनी चाहिए? इरिगेशन करना चाहिए। दूसरा, हम केमिकल यूज कर लेते हैं, और केमिकल में कौन सा यूज करेंगे? क्लोरपाइरीफास। क्लोरपाइरीफास का प्रयोग हम कर लेते हैं। क्लोरपाइरीफास 20 इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन की दवा का प्रयोग करके हम दीमक को जड़ से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये दीमक के बारे में जितना हमने बता दिया, इससे आपको एक भी पॉइंट कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा। आप एक बार इसको पढ़ोगे, एक एक स्लाइड आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देखी जाएगी। एंटमो है तो एंटमो में दीमक से रिलेटेड सारा एक स्लाइड में ही तबाह है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला बात आता है, तो कपास, वीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया? तो वीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया? तो यहां हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे किसका? वीटी कॉटन का। तो वीटी कॉटन क्या है? एक ट्रांसजेनिक या जीएम क्रॉप है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक या जीएम क्रॉप है। कहने का मतलब है ये हमारा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, भारत की प्रथम जीएम क्रॉप, भारत की फर्स्ट जीएम क्रॉप है, जीएम फसल है कौन सी? कपास। और ये कैसी है? कपास कैसी है? नॉन एडिबल है। कैसी है? नॉन एडिबल है। नॉन एडिबल जीएम क्रॉप, ये तो समझ गए कि कपास खाया नहीं जाता है, नॉन एडिबल है, भारत की पहली जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन की अगर बात करेंगे तो भारत में मान्यता, तो भारत में 2002, भारत में 2002 से मान्यता इसको दी गई। और मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये क्या करता है, मान्यता देता है। तो इंडिया के अंदर अभी एक ही फसल है कॉटन जिसको मान्यता दिया जा चुका है। डीएमएच 11 भी हम आगे बताएंगे आने वाले क्वेश्चन में, उसको अभी मान्यता दिया गया फिर वापस ले लिया गया। बीटी बैंगन को भी थोड़े दिन के लिए दिया गया था 2010 में, 2010 में इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। तो बीटी कॉटन बनाने का उद्देश्य क्या था, तो बीटी का मतलब होता है इसको कैसा बनाना, बॉलवर्म प्रतिरोधी। कैसा है ये, बॉलवर्म प्रतिरोधी। अब ये बॉलवर्म प्रतिरोधी का जो गुण था, बॉलवर्म प्रतिरोधी का, या जो बॉलवर्म प्रतिरोधी हमने बीटी कॉटन बनाया, अब बॉलवर्म प्रतिरोधी जो गुण हमने लाया ये कहां से लेकर आए, जो बॉलवर्म प्रतिरोधी जो गुण था वो कहां से लेकर आए, तो बैसिलस आपका क्या है, बैसिलस thuringiensis। ये क्या है, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। यहां से क्या निकाला गया, जीन निकाले गए, और इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के जीन से क्या बनाया गया, एक आपका वीटी बनाया गया। तो इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर गुण पाया जा रहा था बॉलवर्म प्रतिरोधी। क्या गुण पाया जा रहा था, क्रायोजीन या क्राइजीन पाया जा रहा था। और ये क्राइजीन कहां से आ रहा था, तो इसके अंदर एक प्रोटीन थी जिसका नाम क्या था, क्रिस्टल प्रोटीन। क्या नाम था, क्रिस्टल प्रोटीन थी। और ये क्रिस्टल प्रोटीन कहां से आ रही थी, बीटी या बैसिलस thuringiensis जीवाणु से क्रिस्टल प्रोटीन मिल रही थी। इसी क्रिस्टल प्रोटीन से क्राइजीन निकाले जा रहे थे। अब बात आती क्राइजीन कितने प्रकार के निकाले हम लोग, तो हमने निकाला आपका क्राई फर्स्ट एसी, दूसरा हमने निकाला क्राई सेकेंड एबी, तीसरा हमने निकाला आपका, यहां पर दो जीन निकालेंगे, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। अभी हम बताएंगे इनसे क्या क्या बनाया गया। क्राई फर्स्ट एसी, और उसके बाद क्राई फर्स्ट एसी प्लस क्राई सेकेंड एबी प्लस VIP3A। ठीक, ये जो जीन थे हमारे तीन अलग अलग जीन थे। तो पहली बार में जो जीन निकाला गया CRY फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, इस जीन का प्रयोग किया गया तो उससे वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था वोलगार्ड फर्स्ट। अब ये जो वोलगार्ड फर्स्ट था, इस वैरायटी को डेवलप किसने किया, तो CD माई ने विकसित किया। ये 2005 में बनके तैयार हो गया, 2002 में सॉरी बनके तैयार हो गया था वोलगार्ड फर्स्ट। कब बना था, तो 2002 में ये बनकर तैयार हो गया था। और इसको किसने बनाया था, तो CD माई ने बनाया था इसको। ठीक है, अब ये वोलगार्ड फर्स्ट आया तो इसमें बॉलवर्म नहीं लग रहे थे। जैसे ही बॉलवर्म, अब क्या बात आती है कि ये कपास को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है बट बॉलवर्म को नुकसान पहुंचा देता है, तो इसकी एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन पाया जा रहा है क्रायोप्रोटीन, ये क्रायोप्रोटीन जो होता है नॉर्मल पीएच पर इनएक्टिव रहता है। जैसे ही बैक्टीरिया आपका बॉलवर्म आता, कपास को फीड करता और अपनी आंत के अंदर ले जाता। जैसे ही उसकी आंत में, कौन सी आंत, मध्य आंत, मतलब आंत का मिडगट वाला जो एरिया, वहां पर जैसे ही ये जाएगा क्राई प्रोटीन, ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। जैसे ही एक्टिव होगा उसकी आंत को क्या कर देगा, परफोरेटेड कर देगा, छिद्रित कर देगा, उसकी आंत में छेद बना देगा, जिससे बेचारा क्या होगा, वो मर जाएगा। अब क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी दोनों जीन का प्रयोग करके एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था वोलगार्ड सेकेंड। क्या नाम था, वोलगार्ड सेकेंड। ये 2005 के आसपास ये वैरायटी डेवलप की गई। उसके बाद अभी ये हाल फिलहाल में डेवलप हो चुकी है परंतु अभी आई नहीं है। तो इससे बनाई गई जो वैरायटी है वो वोलगार्ड थर्ड है। क्या है, वोलगार्ड थर्ड है। आज हम बात करें तो हमारे पूरे भारत के अंदर 95% एरिया जो है किसका आता है, वो बीटी कॉटन का आता है। तो कौन सा जीन लिया गया, क्राइजीन लिया गया। तो बीटी कॉटन का जो एरिया है वो कितना आता है, बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन का जो एरिया है वो 95% जो एरिया है वो किसमें आता है, बीटी कॉटन में आता है।
क्योंकि बिना बीटी कॉटन क्या हुआ, हम कपास उगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के बॉलवर्म लगते हैं। अमेरिकन बॉलवर्म जिसका नाम होता है हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा, एक होता है पिंक बॉलवर्म जिसका नाम होता है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला जो डबल सीड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक होता है स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है, जिसका फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम होता है एक बहुत अच्छा, कि स्पॉटेड बॉलवर्म एरियास विटेल्ला जिसका नाम होता है। तो तीनों बॉलवर्म के अगेंस्ट होता है हमारा वीटी कॉटन जिसका एरिया 95%, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक आपको वीडियो मिलेगा आरआर कॉटन, बीटी कॉटन और नॉन बीटी कॉटन, तीनों के बारे में हमने आपको विधिवत से बता रखा है। तो यहाँ तक अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगला है सोयाबीन का मुख्य कीट क्या है। श्वेत गिडार, ये किस में लगेगा, ये मूंगफली में लगेगा। किस में लगेगा, मूंगफली में लगेगा। क्या नाम होता है इसका, होलोट्राइका, होलोट्राइका कंसन गुनिया, होलोट्राइका कंसन गुनिया इसका नाम होता है। किसका, मूंगफली का जो व्हाइट ग्रब होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो व्हाइट ग्रब होता है ये अपना अंडा कहां देगा, अंडा कहां देगा, सॉइल में देगा। कहां देगा, सॉइल में देगा। अंडे से क्या बनेगा, लार्वी बनेगा। और लार्वी कैसा होता है, सी टाइप लार्वी होता है इसका। कैसा होता है, सी टाइप लार्वी होता है। ग्रब है तो इसका लार्वा क्या कहलाएगा, ग्रब, क्योंकि ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा कीटों के गण का सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, ठीक है, और उसी में आता है। सैनिक कीट किस में लगता है, धान में लगता है। नाम क्या होता है, मेथेमिना, मेथेमिना सेपराटा, मेथेमिना सेपराटा कहा जाता है। सैनिक कीट जो है अटैक कब करता है, तो नाइट, रात्रि में। तो सैनिक कीट कब आक्रमण करेगा, रात्रि में आक्रमण करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गर्डल बीटल। किसका कीट है, सोयाबीन का है। हमारे प्रश्न का जवाब यहीं पर आ गया, सोयाबीन। तो गर्डल बीटल किसका कीट है, सोयाबीन का है। ध्यान देना, क्या नाम होता है इस गर्डल बीटल का, ब्रेबिरे ओबिरेप्स ब्रेबिस। क्या नाम होता है, ओबिरेप्स ब्रेबिस। तो आपका, आप नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, ओबिरेप्स ब्रेबिस। सीधी सीधी बात होती है, वीटल है तो वीटल किस में आएगा, कोलियोप्टेरा में आएगा। किस में आएगा, कोलियोप्टेरा। अब कोलियोप्टेरा क्या होता है, सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा गण कौन सा होता है, कोलियोप्टेरा। इलाइट्रा क्या होता है इसका, इलाइट्रा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोलियोप्टेरा में इलाइट्रा क्या होता है, तो पिछला पंख क्या कहलाता है, इलाइट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, पिछला पंख क्या होता है कोलियोप्टेरा का, इलाइट्रा कहलाता है। तो आप लिख लेना, पिछला पंख क्या कहलाएगा, इलाइट्रा कहलाएगा। उत्तर क्या हो गया, गर्डल बीटल। अगला है कटवर्म। तो कटवर्म का नाम क्या होता है, एग्रोटिस, एग्रोटिस इप्सिलोन। क्या नाम होता है, एग्रोटिस इप्सिलोन। किस में आएगा, चने में आएगा। किस में आएगा, चने में आएगा। तो कटवर्म का मामला किससे संबंधित है, चने से संबंधित। तो आप लिख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, हड्डी रहित मांस किसको कहते हैं। तो यहां पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। एक होता है वेजिटेबल मीट। क्या होता है, वेजिटेबल मीट। किसको बोलते हैं, लोबिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लोबिया को बोलते हैं। लोबिया का दूसरा नाम क्या होता है, बोडो, और इसी को क्या कहते हैं, चौला कहते हैं। क्या कहते हैं, चौला कहते हैं, ठीक है। लोबिया के तो जानते हो आप लोग, इंडियन किडनी बीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, इंडियन किडनी बीन। और बेसिक किडनी बीन किसे कहेंगे, तो राजमा को कहेंगे। इंडियन किडनी बीन किसे कहेंगे, लोबिया को कहेंगे। पूसा बरसाती, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, लोबिया की है। सिरसा 10, रशियन जायंट, इसकी चारे वाली वैरायटियां हैं किसकी, लोबिया की। इसका नाम क्या है, बिगना साइनेंसिस, बिगना अकोनिटिफोलिया, या बिगना अंगिकुलाटा, बिगना
अंगिकोलाटा। दूसरा है आपका बोनलेस मीट, बोनलेस मीट। तो बोनलेस मीट में क्या आएगा, सोयाबीन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है वेजिटेरियन मीट। वेजिटेरियन मीट मतलब शाकाहारी मीट, क्या आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। मशरूम क्या होता है, एक एडिबल फंगस होता है। क्या होता है, एडिबल फंगस होता है, खाद्य कवक होता है। कैसा होता है, खाद्य कवक होता है जो खाया जाता है, खाद्य कवक। ठीक है, तो मशरूम कैसा होता है, खाद्य कवक होता है। यहां पर हमने बात की तो भैया हड्डी रहित मांस की बात करेंगे तो क्या आएगा, सोयाबीन आ जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, इससे सोया मिल्क बनाया जाता है, आपको पता ही होगा क्या बनाया जाता है, सोया मिल्क तैयार किया जाता है। कितना बन जाता है, तो 1 केजी सोयाबीन का बीज अगर है, 1 केजी सोयाबीन है तो उससे 6 से लेकर के 8 केजी मिल्क तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जो मार्केट में टोफू के नाम से जाना जाएगा। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि 1.8% इसमें फैट होता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। अगला, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो SBI एक संस्थान है, SBI, एक है IISR और एक है NSI। अब यहाँ पर कई सारे इंडियन के इंस्टीट्यूट हैं जो हम आपको बता देंगे, लिखवाएंगे 3 ही, बाकी हम ओरल आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बता देंगे। तो SBI क्या होता है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, 1912 में बना था और है कहाँ, कोयम्बटूर है। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान देना, 1912 में एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ। अल्बर्ट हावर्ड ने 1912 में हरी खाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया, पहला बात तो ये। दूसरा, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 1912 में बना, दूसरी बात ये। तीसरा, शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो भी 1912 में ही बना। ठीक, तीसरी बात ये। चौथी बात, 1912 में ब्रिक्स और सैंज नाम के 2 व्यक्तियों ने सूरजमुखी के पौधे पर स्थायी मिलान बिंदु की खोज की थी, जिसे हम सिंचाई का सूचक पौधे के रूप में जानते हैं। तो 1912 के केस में जो भी हुआ वो हमने देख लिया। IISR ये 52 में बना, इसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। ये कहाँ है, ये अपनी नवाबों की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर, यूपी की राजधानी लखनऊ। ठीक है, तो हम लखनऊ देख लिए। तीसरा है NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इसका पूरा नाम पूछ लेता है तो शुगरकेन बहुत जगह लिख के दे देता है, परंतु है क्या, शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर पड़ता है भैया, ये कल्याणपुर कानपुर में पड़ता है, कल्याणपुर कानपुर। और कानपुर भी भैया कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी का सेंट्रल एरिया माना जाता है। कानपुर आर्थिक राजधानी है, चमड़े की नगरी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। अब यहाँ से संस्थान, भारत के संस्थान कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, जरा एक बार ध्यान देना। इसका जवाब क्या होगा हमारा, पहले तो कोयम्बटूर होगा। अब संस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन जरा ध्यान देना। सबसे पहले गेहूं, गेहूं का आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। क्या आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। कहाँ पड़ेगा, करनाल हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, करनाल हरियाणा में पड़ेगा। गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। दूसरी बात, धान का, तो धान का पहले CRRI हुआ करता था और बहुत पहले NRRI हुआ करता था। अब फिर से कौन आ गया, NRRI। मतलब नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा, जहां जगन्नाथ की यात्रा भी हो रही है, आप जानते होंगे। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना पंजाब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ है, लुधियाना पंजाब। सबसे पहले मक्का एक ऐसी फसल जिस पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट 1957 चलाया गया। अब ज्वार बाजरा रागी का एक सम्मिलित इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद।
इतना समझ में आ गया। दलहन का जो पूरा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर है। कहाँ है? कानपुर है। ये दलहन का है। दूसरा विश्व के केस में दलहन का देख लेते हैं तो इक्रीसेट, जिसमें दलहन, अनाज और तिलहन तीनों आ जाता है। इक्रीसेट का मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पतनचेरू, हैदराबाद, 11 अक्टूबर 1972 को बना। इंडिया में एकमात्र संस्थान जो विश्व लेवल पर काम करता है और 52 साल के इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा जो भारतीय मूल का वहां का डायरेक्टर जनरल बना, जिसका नाम है डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक, इक्रीसेट के बारे में जान लिए। तिलहनों का अगर हम इंस्टीट्यूट देखें तो तिलहनों का इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आपका आता है DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर, सेवर, भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जिसके वर्तमान जो हम महानिदेशक की बात करें तो PK राय साहब हैं DRMR के। यहां तक हमने बात कर ली। पोटैटो का इंस्टीट्यूट है विश्व लेवल का CIP, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, लेमा, पेरू। इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च ना, क्या है फिर? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला, जो कि पहले कहाँ था? बिहार में था। 56 में कहाँ स्थानांतरित हो गया? शिमला में स्थानांतरित हो गया। टोबैको की बात कर लेते हैं, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ये टोबैको का केस हमने देख लिया। गन्ने का हमने अभी आपको पढ़ाई दिया। अब जूट वाला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जूट का आपको याद हो गया। अब आपका इंस्टीट्यूट जो है एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रॉप थी हमारे हिसाब से हमने सबका ही लिखा दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब कुछ भी आपका नहीं बचता। हाँ, कुछ एक आध बच जाता है। डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च। अब कुछ और संस्थान है जैसे NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कहाँ है? आनंद, गुजरात। कहाँ है? आनंद, गुजरात में है। फिर है CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। एक आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, आपका देहरादून। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है? देहरादून है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ है? कालीकट, केरल में है। CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, गुजरात वाला NIMAP है। CMAP कहाँ है? लखनऊ में। NIMAP क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, कहाँ है? आनंद, गुजरात में है। फिर आता अपिडा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद आता है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक। उसके बाद आता है CFET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लुधियाना, पंजाब। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने आपको एक नज़र में बता दिया जो कि आपको शायद याद हो जाए और एक आध यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। मूंग का अंकुरण होता है, तो यहाँ पर अंकुरण की बात कर लेते हैं, जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन तो थोड़ा ध्यान देंगे। एक होता है हाइपोजियल, एक होता है इपीजियल। हाइपोजियल जिसको हम बोलते हैं अधो भूमिक। क्या होता है? अधो भूमिक। हाइपोजियल कब होगा? जब इपीकोटाइल क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जब इपिकोटाइल की वृद्धि होगी तो अंकुरण कौन सा होगा? हाइपोजियल होगा। और हाइपोजियल अंकुरण जो होता है किसमें होता है? रबी दलहन में होता है। किसमें होता है? रबी दलहन में होता है। परंतु एक अपवाद है, खरीफ दलहन। खरीफ दलहन, वो उसका नाम क्या है? अरहर। ठीक है, बाकी आपकी जितनी भी अनाज वाली हैं, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसल, इसमें कैसा होगा? हाइपोजियल होगा। और आपका मूंगफली में भी कैसा होगा? हाइपोजियल होगा।
तो आपको यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा, आप लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक इपीजियल। क्या नाम होता है इसका? इपीजियल। इसको हम बोलते हैं ऊपरी भूमिक, या इसी का नाम होता है भूम्योपरिक। क्या नाम होता है? भूम्योपरिक। ये समझ में आ गया? तो ऊपरी भूमिक या भूम्योपरिक कब होगा? जब हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा। अब आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा रहे हो आप, हाइपोकोटाइल वगैरह नहीं समझ में आ रहा? आएगा समझ में। क्वेश्चन आएगा कि जब हाइपोकोटाइल वृद्धि करेगा तो कौन सा अंकुरण होगा? इपीजियल। उल्टा है, ये मत वहां रिलेशन दिखाना कि हाइपोकोटाइल हाइपोजियल, इपीकोटाइल इपीजियल। ठीक, ये उल्टा है, ठीक उल्टा आप याद रखोगे। अब ये किस में होगा भैया? तो ये खरीफ दलहनों में ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर खरीफ दलहन तो लिखा दिए और नाम ही नहीं पता हमको। तो खरीफ दलहन में नाम कौन कौन से आएंगे? मूंग आएगा, उड़द आएगा, लोबिया आएगा, ग्वार आएगा, मोठ आएगा। ये सब किसमें आते हैं? खरीफ दलहन में आएंगे। एक अपवाद है, कौन सा? रबी दलहन, जिसका नाम क्या है? राजमा। क्या नाम है? राजमा। अब अंकुरण की बात आती है तो आपका अधिकतम अंकुरण, सर्वाधिक या अधिकतम? तो हम क्या बात करेंगे? सर्वाधिक। तो अगर बात करें सर्वाधिक अंकुरण किसमें देखने को मिलता है तो मक्का में मिलता है। और न्यूनतम की अगर बात करें कि न्यूनतम अंकुरण हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो कपास और भिंडी में हमको देखने को मिलेगा। कितना? 65%। और इसमें 90 to 95%। ये हो गया मामला अंकुरण का। तो मूंग का अंकुरण पूछा गया है तो इपीजियल होगा। कैसा होगा? इपीजियल होगा। और ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, कई बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। हमने आपको पूरा एक सिस्टमेटिक बता दिया, आप यहाँ से याद रखोगे। आगे बात करते हैं जौ का मोलिया रोगरोधी किस्म। तो मोलिया रोग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मोलिया डिजीज। मोलिया डिजीज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिया डिजीज लगता किसमें किसमें है। तो हमारा पहला जो जवाब आना चाहिए, मोलिया डिजीज लगता है आपका जौ में भी लगेगा और गेहूं में भी लगेगा। किसमें लगेगा? जौ में लगेगा और गेहूं में भी लगेगा। किसके द्वारा लगता है मोलिया डिजीज? तो ये लगता है आपका निमेटोड। फादर ऑफ निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? निमेटोड का। तो निमेटोलॉजी के जनक कौन है? N.A. कॉब को माना जाता है। निमेटोड नीमा प्लस टोड, नीमा का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका धागे जैसी संरचना होगी, तो इसका नाम क्या है? हेटेरोडेरा एविनी। हेटेरोडेरा एविनी नाम के सूत्रक्रमी के द्वारा ये रोग लगता है। इस हेटेरोडेरा एविनी का दूसरा, इसको हम बोलते हैं सीरियल सिस्ट निमेटोड। यानी कि सीरियल के अंदर ये क्या करता है? सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, गांठ का निर्माण करता है। ठीक है, इस निमेटोड का सबसे पहली बार इसको देखा किसने? तो इस निमेटोड को सर्वप्रथम की अगर बात आएगी, सर्वप्रथम इसको रिपोर्ट किसने किया? तो हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इसको रिपोर्ट किया डॉक्टर वासुदेव। डॉक्टर वासुदेव ने कब? 1958 में इसको रिपोर्ट किया। और कहां से किया? तो नीम का थाना। नीम का थाना, पहले ये जिला सिक्कर में पड़ता था, अब नीम का थाना खुद एक जिला हो गया है राजस्थान का। नए जिले जो बढ़े हैं, 50 जिले हो गए राजस्थान के, अब पहले 33 जिले थे। तो अब ये नीम का थाना राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, अब ये खुद एक जिला बन चुका, पहले सिक्कर में था। तो ये हेटेरोडेरा के बारे में हमने बताया, जौ में और गेहूं दोनों में लगता है। तो भैया अब ये किस्म कौन सी है? तो जया किसकी वैरायटी है? ये किसकी वैरायटी है? धान की। राजकिरण किसकी वैरायटी है? जौ की। H4 किसकी वैरायटी है? कपास की। सुजाता किसकी वैरायटी है? तो गेहूं, कपास, अफीम और गाय की भी वैरायटी है। ठीक है,
गाय की क्या है, क्रॉस ब्रीड वेराइटी है। तो भैया राजकिरण क्या हुआ, मूल्या रोग रेसिस्टेंट वेराइटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर पूछूं फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, कहने का मतलब क्या है हमारा कि ऐसा निमेटोड बताओ जिसने सबसे पहले पादपों के ऊपर आक्रमण करना चाहा। इससे पहले ये निमेटोड जानवर और मनुष्यों पर आक्रमण करते थे, पौधों पर आक्रमण नहीं करते थे। पहला निमेटोड जिसने पौधे पर आक्रमण करना सीखा उसका नाम क्या है, एंगुइना ट्रिटिसाई। क्या नाम है, एंगुइना ट्रिटिसाई। ध्यान देना, एंगुइना ट्रिटिसाई, जिसको सबसे पहले किसने खोजा, तो नीधम ने खोजा 1743 में। ये गेहूं में रोग करता है। ठीक है, ईयर कॉकल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसलों की पत्तियां मुड़कर प्याले जैसी हो जाती हैं। तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण